नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा और इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन 16 नंबर है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से लुप्त अंक क्या है। अगर हम लुप्त अंक को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से देखें, कहाँ पे, यहाँ पे, इसको हमें ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से अगली आकृति क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है, इस आकृति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। आज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग से बोला है, एक निश्चित कोड भाषा में रिस्क को अगर ये लिखा जाता है और कर्ट को अगर ये लिखा जाता है तो एस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास RISK है। क्या है हमारे पास? RISK, और इसको लिखा जा रहा है 39। इसके बाद में प्यारे दोस्तों 21। वहीं पर कर्ट के बारे में बोला है KI, उसके बाद में RT, ये रहा कर्ट। तो कर्ट के बारे में बोला गया है, इसको हम लिख सकते हैं 1693 यानी 1693, और कोडिंग हमें बतानी है एस की। तो अगर आप प्यारे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको देखें, इसमें क्या देख पाएंगे आपको पता चलेगा के यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आर और आर यहाँ भी है। तो कह सकते हैं कि जो KIR हैं, इनकी जो कोडिंग दी गई होगी वो इन लेटरों में से होगी और इन लेटरों में से होगी। KIR की, किसकी? KIR की। तो आप देखिए कौन कौन से लेटर यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो 3 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो एक की कोडिंग किसी की भी 3 हो सकती है। और क्या मिल रहा है दोस्तों? आई मिल रहा है। आई के अलावा यहाँ पे देखा जाए तो 9 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 9 की कोडिंग हो सकती है इनमें से किसी की। उसके अलावा आप देखिए तो आर भी मिल रहा है, और प्यारे दोस्तों 1 भी मिल रहा है। इस प्रकार से अब ये इतने लेटर खत्म हो गए। अब आपसे पूछी है एस की कोडिंग। अगर मोटा माटी देखा जाए तो एस प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें बचा हुआ जो नंबर है केवल और केवल 2 बच रहा है। ऊपर एस बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है। तो एस के लिए जो कोडिंग आएगी वो प्यारे दोस्तों आप लोगों की 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, हमें क्या करना था, इनमें से लेटरों में से नंबरिंग छांट करके लिखनी थी। जैसे KIR हमने कहा हमें दोनों में कॉमन मिला, तो दोनों में कॉमन वाले नंबर हमने हटा दिए। बचे हुए जो शेष नंबर थे, जैसे T का अगर पूछ लेता तो 6 कोडिंग हो जाती, एस का पूछा है तो 2 इसका सही जवाब है। अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है प्यारे दोस्तों। बोला गया है दिए गए संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा है। तो हमने आपको बताया है जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्यारे दोस्तों वस्तु जो दर्पण के नज़दीक है उसका प्रतिबिंब हमेशा नज़दीक ही बनेगा। जैसे हमने कहा F का प्रतिबिंब सबसे पहले F बनेगा, तो ये H नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। उल्टा F भी नहीं बनेगा चौथे वाले ऑप्शन में, तो ये भी गलत है। अब प्यारे दोस्तों H आया है तो H का यहाँ पे ऐसा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से? इस प्रकार से। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बच रहा है? इसके बाद 7 आया है, तो देखो F तो हो ही गया, H हो गया। अब 7 का इस प्रकार से बनेगा, तो FH7। ठीक है, देखो भैया FH के बाद में 7 आना चाहिए थे, यहाँ पे 2 है, इस प्रकार से एक नंबर भी गलत है। अब बच रहा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर है प्रतिबिंब का, वो ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अब इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है। ये आपको एक आकृति दे रखी है, ये वाली। इस आकृति को ढूंढना है इन विकल्पों में से किस में से छिपी हुई है।
और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी आप इसको घुमा फिरा के नहीं बता सकते, तो घुमाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें दो लाइनें सीधी मिल रही हैं, कैसी दो लाइनें प्यारे दोस्तों एकदम सीधी मिल रही हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो लाइनें सीधी हैं, लेकिन इनके बीच में एक कट भी है, तो यहाँ पे कट नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। भैया दो लाइनें इसमें भी सीधी हैं, तो इसमें भी कट नहीं है बीच, हाँ इसमें कट है, ये वाला कट है, देखो इसमें ये कट है। अब एक तिरछी लाइन नीचे से गई है यहाँ पे, अब एक तिरछी लाइन नीचे से यहाँ पे जा नहीं रही है, तो ये वाला गलत हो गया। अब इसमें दो लाइनों में देखा जाए या फिर इन दो लाइनों में देखा जाए, कट तो है पर लाइन नहीं जा रही है, क्या नहीं हो रहा है भैया, लाइन नहीं जा रही है, तो ये वाला भी गलत है। ठीक है, तो अब बचा हुआ केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो मैं ग्रीन कलर से बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो इस प्रकार से कुछ हैं, ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें, इनमें कट भी यहाँ पे लगा हुआ है और ये लाइन नीचे की ओर आ रही है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, जहाँ पे ये आकृति छिपी हुई है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बोला गया है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। बोला है 4, उसके बाद में 16, उसके बाद में 32। हो क्या रहा है, लॉजिक समझते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 4, 16, 32 के बीच में लॉजिक, उसी प्रकार 7, 49 और 98 के बीच में लॉजिक। तो आई होप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो तो समझ ही गए होंगे, जिनको नहीं समझ में आए तो आप गौर से देखिए। मैं क्या करूँगा प्यारे दोस्तों, वो पहले संख्या जो दे रखी है, ये जो पहले संख्या दे रखी है, इसका मैं करूँगा स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा, यानी अगली वाली संख्या। और इसके आगे तक जाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, एक बार फिर से समझिए। हमने कहा 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है, और जो आया हुआ 16 है इसमें गुणा 2 का करते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। वहीं पे देखो 7 पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है, और इसमें अगर हम दी गई संख्या में 2 का गुणा कर देते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है। क्या मिल जाता है, हमें तीसरी संख्या मिल जाती है। अब यही लॉजिक देखना है। 12 का स्क्वायर 144, 144 का 2 गुना 288 होता है, तो ये 78 है, गलत हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 134 वाला नहीं बनेगा। 12 का स्क्वायर 144 दूनी 288, देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। अब 14 का स्क्वायर 144 होता ही नहीं है, तो ये वाला गलत है। क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। पहले संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या मिलेगी, और दूसरी संख्या में 2 गुणा कर देना है तो तीसरी संख्या मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका सही उत्तर आएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक निश्चित कोड भाषा में बोला गया है, एडीएफआई से संबंधित है, यानी कुछ आपको लेटर दे रखे हैं, ये एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार EHJM इससे संबंधित है, तो ILNQ का कोड बताना है। तो आप गौर से देखिए। सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पे A है, उसके बाद में D है, फिर क्या है F है, फिर I है, इसकी कोडिंग दी गई है। उसके बाद किसकी कोडिंग है, उसके बाद कोडिंग है EHJ और M की। देखो इनकी दोनों की अलग अलग कोडिंग है। क्या है, ADFI को लिखा जाता है C, उसके बाद में F, उसके बाद में H, उसके बाद में क्या K। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इसकी कोडिंग दी गई है G, उसके बाद में J, उसके बाद में L, उसके बाद में O। ठीक है, अब हमें कोडिंग किसकी बतानी है भैया, हमें तो कोडिंग बतानी है ILNQ की। इसकी ILN और Q की, इसकी बतानी है। तो आप गौर से देखिए, इनको स्थानीय मान से करते हैं। कैसे, हमने कहा 1 पर होता है, 4 पर होता है, 6 पर होता है, 9 पर होता है। अब इसकी कोडिंग जो कोई गई है वो 3 है, 6 है, 8 है और इसके बाद 11 है। तो आप गौर से देखिए, 1 में 2 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 2 में 2 जुड़ेगा 4 में 2 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 जुड़ेगा 8 हो जाएगा 8, उसके बाद 9 में 2 जुड़ेगा 11, यानी हर बार में इसमें 2 जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, हर बार में लेटर में समान रूप से 2 जुड़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये जो E होता है ये 5 पर होता है, H 8 पर होता है, J 10 पर होता है और M कितने पर, 13 पर होता है। यहाँ पे देखिए ये 7 पर होता है, ये 10 पर होता है, ये 12 पर होता है, ये 15 पर होता है। इसमें भी देख लीजिए, 5 2 7, 8 2 10, 10 2 12, 13 2 15, इसमें भी हर बार में क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो भैया इसी सीधे सीधे इन लेटरों में हम 2 जोड़ देते हैं। जैसे हमने कहा I 9 पर, L 12 पर और N 14 पर और Q 17 पर। तो अब इन सभी में जोड़िए, शुरू के जोड़ लो और लास्ट के, 2 2 जोड़ना है ना। तो 9 में 2 जोड़ोगे 11, 11 पर आता है K। उसके बाद Q लास्ट में है, Q 17 पर होता है, 2 जोड़ोगे 19, 19 पर आता है S, और बीच में 12 2 14 N आ जाएगा और 14 2 16 आपका P आ जाएगा। प्रश्न का आपके सही उत्तर बनेगा KNPS। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, KNPS बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है।
ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, हर बार मैं 2 जुड़ रहा था। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है। प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन का। बोला है आर का अर्थ भाग है, के का अर्थ गुणा है, जी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह कहाँ पे, ये लास्ट में दे रखा है। अब देखिए इसमें बीच में आप बराबर लगा के लिखिए। ठीक है, क्या है इसमें आप बराबर लगाइए, यहाँ पे शायद मिसटाइपिंग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 32। जी का अर्थ क्या है भैया, जी का अर्थ तो अभी हमने देखा था प्लस है, 15 हो जाएगा। आर का अर्थ देखा था हमने भाग है। ठीक है, किससे, 15 से। उसके बाद डी का अर्थ हमने क्या देखा था भैया, हमने देखा था जो डी है उसका अर्थ माइनस है। इसके अलावा हमने 17 देखा, और के का अर्थ क्या देखा, हमने देखा सर के का अर्थ गुणा है। क्या है भैया, के का अर्थ गुणा है 18 से। अब देखिए अब यहाँ पे आप लगाएंगे बोर्ड मास। क्या लगाएंगे भैया, ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ये होता है बोर्ड मास। क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हम डिवाइड से शुरू करते हैं। कहाँ से भैया, डिवाइड से शुरू करते हैं। कैसे, 15 में 15 का भाग जाएगा, 1 बचेगा, तो हम कह सकते हैं 32 प्लस का 1 माइनस का 17 गुणा 18। तो आप करते हैं 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है। 18 एकम 18 12 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18 12 होता है भैया 30, 306 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप घटा दीजिए इसमें जैसे ही आप 33 लिखोगे यहाँ पे, और माइनस का 306 होगा। भैया आपको पता है माइनस का बड़ा है तो संख्या माइनस में आएगी, और 306 में अगर 33 जाएगा तो आपका 273 बचेगा। कितना बचेगा, 273 बचेगा, वो भी आपका माइनस का। किसका बचेगा भैया, माइनस का। अगर देखा जाए देखो ये 300 है, और 300 में से घट रहा है, और घट रहा है तो 300 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 400 नहीं होगी, 800 नहीं होगी। उसके बाद 33 ही तो घट रहा है, मतलब 30 घट रहा है। 300 में 30 घटाओ 270 के आसपास आता है, तो ये नहीं बनेगा। आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है कुछ गाजर प्याज हैं, तो आप ऐसा करिए कुछ पार्ट G4 गाजर के लिए बनाइए, और इसका थोड़ा सा पार्ट लेके P4 प्याज बना दो। क्या बना दो भैया, इतना इतना सा पार्ट लेकर के आप इसको P4 प्याज बना दो। आगे प्यारे दोस्तों आप लोगों से बोला गया है सभी प्याज आलू हैं, मतलब जितना भी P4 प्याज का पार्ट है वो A4 आलू में आ रहा है। बोला है सभी आलू मूली हैं। ओहो, जितने भी आलू हैं भैया, यहाँ पे जितने भी आलू आ रहे हैं वो सारे के सारे मूली हैं। क्या है, सारे के सारे M4 मूली हैं। तीनों कथन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। देखो पहला था कुछ गाजर प्याज हैं, हमने कुछ गाजर का पार्ट प्याज बनाया यहाँ पे। उसके बाद बोला है उसने सभी प्याज आलू हैं, सारे के सारे P4 प्याज A4 आलू बना दिए, और सभी आलू मूली हैं तो सारे के सारे A4 आलू M4 मूली बना दिए। अब निष्कर्ष पे आते हैं। बोला है क्या कुछ गाजर मूली हैं, बताओ भैया क्या G4 गाजर कहाँ है भाई, 1 मिनट, कहाँ G4 गाजर ये रहा, M4 मूली ये रहा। क्या इनका संबंध बन रहा है, कुछ गाजर मूली है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, ये वाला जो पार्ट है ये भैया क्रॉस करके जा रहा है, इस प्रकार से आप बोलोगे ये वाला तो सही है, पहला वाला तो भैया सही हो गया। बोला है सभी प्याज मूली हैं, क्या सारे के सारे प्याज मूली के अंतर्गत हैं। आप देखिए आप कहोगे मूली के अंतर्गत सारे आलू हैं, और आलू के अंतर्गत सारे प्याज हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे प्याज किसके अंतर्गत हैं भैया, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है M4 मूली का सबसे बड़ा सर्कल है, और उसी के अंतर्गत आ रहे हैं प्याज आलू, तो बोलोगे सभी के सभी P4 प्याज क्या है, मूली है। ये भी सही है। अब बोला है कोई गाजर आलू नहीं है, भैया कोई गाजर आलू नहीं है। आप कहोगे कैसे, ये तो गलत बात है। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष गलत होता है देखते ही, लेकिन कैसे कह सकते हो भैया कोई गाजर आलू नहीं, हमें तो साफ दिखाई दे रहा है ये आलू का इतना इतना सा जो पार्ट है, ये A4 आलू का पर्पल सर्कल और ये ब्लू सर्कल, इन दोनों का तो संबंध बन रहा है यहाँ पे ये वाला, तो आप नहीं कह सकते कोई गाजर आलू नहीं, हमें दिख रहा है, ऐसा गलत हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से बोलोगे केवल और केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। क्या बोलोगे, निष्कर्ष केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन होगा 2 नंबर का सही। क्या हो जाएगा, 2 नंबर का सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। केवल और केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब देखिए उसने प्लस माइनस को बदलने को कहा है, तो हम 105 लिख करके, भाग गुणा को कहा है तो हम गुणा के स्थान पर भाग रख देंगे, भाग के स्थान पर गुणा, माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस, ठीक है। और 120 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 6 से, इस तरह से। अब देखो अब क्या बच रहा है, देखिए अब आप इसको काटिए, इसमें क्या लगाएंगे, अभी हमने जो लगाया था बोर्ड मास, क्या लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो हमने कहा डिवाइड से शुरू करते हैं, 20 छक्के 120, यहाँ पे प्लस माइनस का 4, 105 दूनी 210, यहाँ पे देख लीजिए। अब प्लस प्लस के जोड़ दीजिए, 210 में 20 जोड़ेगा
210 में 20 जोड़ेगा हो जाएगा 230, और माइनस का होगा 4, तो भैया बचेगा 226। कितना बचेगा? आप कहोगे 226 बचेगा मेरे भाई। 226 आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आएगा? बताओ भैया x की वैल्यू क्या होगी? वैसे आप बोलोगे x की वैल्यू तो बहुत है सर, लेकिन इस सवाल के अनुसार क्या होगी नहीं पता है। अब देखिए, ये 3 है, ये 9 है, आगे आपका 21 है, और आगे देखेंगे तो कितना है? आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 41, 41 है। उसके बाद में 71 है। इसके बाद में क्या है? x है। x नहीं लिखेंगे हम भैया, डब्बा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्यारे दोस्तों देखा जाए तो इनके बीच का जो अंतर है वो 6 का है, और आगे देखोगे तो अंतर कितने का? 12 9 21 12 का है। आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 18 18 21 नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है दया, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे 20 का अंतर है, 20 का अंतर है। चलिए देखते हैं। और आगे देखोगे तो कितने का है? 30 का अंतर है, ठीक है, 30 का अंतर है। और आगे क्या आना चाहिए? अब देखो ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, 6 12 20 30, लेकिन आप इसके नीचे एक बार और अंतर देख लो, एक बार और देखो तो यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे भैया 8 का अंतर, यहाँ पे देखोगे तो 10 का अंतर। तो अगली बार में कितने का होना चाहिए? 12 का होना चाहिए। अब 30 में 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 30 में 12 जुड़ेगा तो यहाँ पे आपका 42 का हो जाएगा। और जब जैसे ही 71 में आप 42 जोड़ोगे तो आपका आएगा 113। क्या आएगा मेरे भैया? 113 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। 113 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखो अब निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इनके बीच में 2 2 है समान रूप से, ठीक है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ऊपर हमने अंतर देखा था 6 12 20 30 42 हो गया, नीचे 6 8 10 12 हो गया, और नीचे 2 2 समान हो गया। तो इस प्रकार से हमारी श्रृंखला बन सकती है। क्या इसके अलावा और भी लॉजिक है? बताओ, क्या इसके अलावा और भी लॉजिक है? आपको कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 113 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे क्या है? W, उसके बाद में B, फिर G, और आपका L आगे चल के। तो अगर हम इनमें पहले लेटर का संबंध पहले से देखते हैं, हमने कहा जब भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला आए आप पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से बनाइए। हमने कहा W भैया 23 पर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे B हमारा कितने पर होता है? 2 पर होता है। G हमारा 7 पर होता है। L भैया 12 पर होता है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे G तक जाने के लिए 5 जुड़ रहा है, 2 में 5 जोड़ोगे तभी तो 7 होगा, और 7 से L पर जाने के लिए 12 पर पहुँचने के लिए फिर से 5 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है मेरे भाई? 5 जुड़ रहा है। 1 मिनट, कितना जुड़ा है? 5 जुड़ा है। तो भैया यहाँ भी तो 5 ही जुड़ा है। अगर आप देख लें कैसे, 23 में 5 जोड़िए, आप कहोगे 28 होता है। कितना होता है? 28। लेकिन भाई हमें पता है वर्णमाला में 26 लेटर, 26 के बाद 27वें पर ए से शुरुआत, 28वें पर बी, बस वही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो 28वें पर बी, तो यहाँ भी पहले स्थान पर भी हमारा 5 ही जुड़ रहा है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी 5 ही जुड़ रहा है। तो अब देख लिए, 12 में से 5 जोड़ लीजिए भैया, 12 में से 5 जोड़ोगे तो 17 आएगा, और 17 पर जो लेटर होता है वो क्यू होता है। तो क्यू वाले ऑप्शन सही होने चाहिए, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। शुरुआत तो इसकी भाई क्यू से होगी। अब बीच का 20 से देखते हैं। ये भैया हमारा 25 पर होता है, ठीक है, और ये हमारा कितने पर? डी 4 पर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आई 9 पर होता है, और एन 14 पर होता है। तो अब फिर से 2 यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी 5 5 जुड़ रहा है, तो अब हम सीधा 14 में 5 जोड़ देंगे, 14 में 5 जोड़ देंगे 19 होगा, और 19 पर लेटर एस आता है। तो क्यू के बाद में प्यारे दोस्तों एस आना चाहिए, क्यू के बाद में एस आना चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें करना क्या है, मेरी एक बार फिर से बात को समझो भाई। आपको करना है केवल और केवल पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, और तीसरे का संबंध तीसरे से। इस प्रकार से आप लोगों का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। सॉरी, अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसमें आपसे बोला गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करनी है प्यारे दोस्तों। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए मेरी बात को समझना है। अगर आप ट्रायंगल देखें तो सीधे सीधे आपको कुछ ट्रायंगल दिखाई देंगे। जैसे हमने कहा कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई रेड कलर लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला ट्रायंगल तो हमें ये मिला एक कॉर्नर पे, दूसरा ट्रायंगल इसी कॉर्नर पे यहाँ पे मिला, तीसरा ट्रायंगल इसी कॉर्नर पे यहाँ पे मिला, और चौथा ट्रायंगल हमें इसी कॉर्नर पे यहाँ पे मिला। तो हम कह सकते हैं ये 4 ट्रायंगल हमारे सामने हैं, यानी त्रिभुज हमारे सामने हैं। अब 5वें को ढूंढते हैं। तो 5वां त्रिभुज अगर आप देखें तो प्यारे भैया यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला 5वां त्रिभुज ये हो जाएगा, तो हम 5 नंबर इसको देंगे। 6वां त्रिभुज अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, 6वां त्रिभुज ये है,
छठवां त्रिभुज अगर ये है तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 3 वाला लॉजिक ये मिल रहा है। ऐसे हमने आपको बताया था कई बार, 1 और 2 दोनों को जोड़ करके 3, तो 3 तो यहाँ पे मिल रहे हैं, 1 2 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएंगे। तो 6 के बाद 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके अलावा एक त्रिभुज और है प्यारे दोस्तों, एक त्रिभुज और है। अगर हम इन दोनों को जोड़ करके बनाएंगे, अगर इन दोनों को जोड़ करके बनाएंगे तो ये एक त्रिभुज ग्रीन वाला और मिल जाएगा। तो 9 में 1 जोड़ दोगे तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। इसके अलावा आपको भी कहीं दिख रहे हैं क्या? देखो इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं इस बारे में, इसके बारे में सोच रहे हैं तो देखो ये लाइन यहाँ से वापस चली गई है, तो ये त्रिभुज नहीं अपितु चतुर्भुज है, तो ये तो बनेगा नहीं, ये यहाँ पे नहीं बनेगा। इसके अलावा कौन सा सोच रहे हैं भाई, ये त्रिभुज थोड़ी ना है, ये तो पंचभुज है। ठीक है, और त्रिभुज देखो इसमें 10 ही त्रिभुज हैं प्यारे दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। कितने हैं, 10 त्रिभुज हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 3 को लगा दो सीधा, अगले प्रश्न में बढ़ जाओ। ठीक है भाई, 10 त्रिभुज हैं। इसके अलावा यदि आपको दिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमने आपको 10 गिनवा दी है। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कैलेंडर का है। ठीक है, कैलेंडर में बोला गया है 10 अक्टूबर 2003 शुक्रवार था, तो हम सीधा लिखेंगे 10। उसके बाद में क्या भैया, अक्टूबर, अक्टूबर है। सन कौन सा है भाई साहब, सन 2003 है। कितना है, सन 2003 है। दिन कौन है, दिन मेरे भाई शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार है। अब आपसे पूछा गया है 8 अक्टूबर 2015, 10 अक्टूबर के बाद पूछा क्या गया है, 8 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन होगा ये बताना है। बता पाओगे? अरे बिल्कुल बता पाओगे भाई। कैसे, गौर से देखो, मेरी बात को समझना है। सालों के बीच में सबसे पहले अंतर देखते हैं। सालों का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहोगे ओहो 12 3 15 12 होता है। ठीक है सर, महीने में अंतर 0 का है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक बात है यहाँ पे -2 का अंतर है। देखो अगर 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जाते तब तो कंप्लीट 12 साल हो रहे थे। लेकिन मेरे भैया यहाँ पे 10 अक्टूबर से हम 8 अक्टूबर पे गए हैं। 8 अक्टूबर मतलब 2 दिन कम गए हैं, तो इसमें हम 2 दिन माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें 2 दिन माइनस कर देंगे, इस बात को याद रखना है। वैसे तो हमारे रियल में 12 साल बन रहे हैं अगर 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जाएं, लेकिन भैया हम 8 तक ही जा रहे हैं, यानी 2 दिन कम जा रहे हैं, तो हम 2 माइनस कर देंगे। अब प्यारे दोस्तों इनके बीच में आने वाले लीप वर्ष देख लो। जैसे हमने कहा 3 और 15 के बीच में लीप वर्ष, एक तो 04 आएगा, एक तो 08 आएगा। कौन सा, 08 आएगा, यानी 2008 2004 इसके बाद 2012, ये 3 लीप वर्ष आए हैं। और 3 लीप वर्ष के 3 एक्स्ट्रा दिन हम जोड़ लेते हैं। अब इन सभी को करके हल 7 से भाग लगा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखें भैया 2 तो माइनस का है, ये 2 तो माइनस का है, तो घट जाएगा। इसमें घटाओगे तो ये 10 बचेगा, और 10 में 3 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। कितना, 13 हो जाएगा। तो ये 13 में हम 7 से भाग लगाएंगे। किसमें, 13 में। 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 आएगा। क्या आएगा भैया, 6 आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर हमारा 6 आएगा। चूंकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं भाई, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे मतलब 13 से 15 पर जा रहे हैं, तो हमें कैलेंडर में इस 6 को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा भैया, 6 जोड़ना पड़ेगा। आप 6 जोड़ दीजिए तो आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार आपका एकदम सही उत्तर आ जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। देखो एक बार मेरी बात को फिर से समझ लेना है, आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। 10 अक्टूबर 2003 शुक्रवार दिया था, पूछा था 8 अक्टूबर 2015। हमने कहा अगर हम 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2015 तक जाते तो पूरे 12 साल होते, तो हमने कहा सीधे हम 12 विषम दिन लिख लेते हैं। लेकिन हमें पता चला हम 10 से 10 पर तो गए ही नहीं, हम तो गए हैं केवल 8 अक्टूबर तक, यानी 2 दिन कम गए हैं, तो हमने 2 दिन कम कर दिए। उसके बाद इन 3 जो 12 साल बन रहे थे, इनके बीच में 3 लीप वर्ष भी आए। कितने लीप वर्ष आए, 3 आए। चौथा यानी 2004 2008 और 2012। तो इस प्रकार से हमने कहा हमारे पास टोटल सॉल्व करके रिमाइंडर 13 आया। 13 को हमने 7 से भाग लगाया तो बचा हुआ रिमाइंडर 6 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे थे, 6 हमने जोड़ दिया। उत्तर हमारा क्या आ गया, गुरुवार आ गया, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। बोला गया है बेब को अगर ये लिखा जाता है, ईच को अगर ये लिखा जाता है, तो फैक्ट का कोड क्या होगा। तो भैया सबसे पहले तो बेब लिख लेते हैं, BABE। ठीक है, ये बेब है, वेब नहीं है, ये बेब है। ठीक है, इसको लिखा जा रहा है प्यारे दोस्तों 20। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ईच, EACH, ये रहा ईच। ईच को प्यारे दोस्तों लिखा जा रहा है कितना, 34। इसके बाद में देखते हैं हमें बताना किसका है, फैक्ट का कोड बताना है, FACT का। तो अब इसको देख लीजिए, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसकी पहले सबसे पहले तो भाषा समझते हैं। देखो ये 2 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये 5 पर होता है। आप सभी को जोड़िए। हमने कहा 2 1 3 2 5 5 10, यानी कि 2 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 5, आप करोगे टोटल 10 आएगा।
अपने मन से 2 का गुणा कर दो, अपने मन से 2 का गुणा करोगे 10 दूनी 20, आपका यहाँ पे कोडिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे करना है 5 पर, 1 पर, 3 पर, 8 पर। आप जोड़ोगे 5 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 8, 8 3 11 1 12 5 17, कितना आएगा 17। अपने मन से 2 का गुणा कर दो भैया, 17 दूनी 34, आपकी कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब करना क्या है भैया, स्थानीय मान को ही जोड़ना है। स्थानीय मान जैसे F 6 पर, A 1 पर, C 3 पर, T 20 पर, जोड़िए तो 6 1 7 3 10, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 में 20 जोड़ोगे तो 30, और इस 30 को करना है, इस 30 का आपको करना है 2 गुना। 30 का 2 गुना करोगे तो इसकी कोडिंग आपकी 60 आएगी। कितनी आएगी, 60 आएगी। प्यारे दोस्तों 60 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने सादृश्यता से है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है दोस्तों, इस प्रश्न में शब्द युग्म है जिनका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, उस युग्म को चुनिए जिसमें समान संबंध नहीं है। ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। उसने पूछा है ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका संबंध समान नहीं है, ये बताना है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम शब्द युग्म को देखते हैं तो शब्द युग्म हमें यहाँ पे दे रखा है। कहाँ पे भाई, शब्द युग्म ये दे रखा है, बोला आकर्षण का विकर्षण, यानी कि अगर देखा जाए आकर्षण अपनी ओर खींचना, विकर्षण अपने से दूर भगाना। ये लेटर जो दे रखे हैं ये विपरीत के रूप में दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, विपरीत के रूप में दे रखे हैं। और हमें ऐसा संबंध देखना है जो विपरीत ना हो, हमें ऐसा संबंध देखना है जो विपरीत ना हो, क्योंकि बोला है समान संबंध नहीं है, ऐसा विकल्प ढूंढिए। तो अगर देखा जाए सृजन का विनाश क्या विपरीत होता है, आपको यहाँ बिल्कुल, सृजन मतलब बनाना, विनाश मतलब बिगाड़ना, तो ये क्या है, ये तो भैया विपरीत है। तो उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उतार चढ़ाव का स्थिर होना, उतार चढ़ाव मतलब जैसे कहा जाए, अगर अपने जीवन को देखा जाए तो कहते हैं कि जीवन एक उतार चढ़ाव वाला स्थिति में रहता है, लेकिन स्थिर होना मतलब हम सेटल हो जाते हैं। अभी स्टूडेंट लाइफ है, एक उतार चढ़ाव वाली है, और उसके बाद जब नौकरी लग जाएगी तो सेटल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो ये भी एक दूसरे के क्या हैं, ये विपरीत हैं। ये क्या है भैया, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपार का विशाल। अपार का विशाल का मतलब क्या है, अपार और विशाल, ठीक है। तो अपार मतलब क्या है, एक बड़ी सी अपार, जैसे हम कहते हैं ये एक अपार संख्या में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और हम ऐसे भी कह सकते हैं विशाल संख्या में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कहीं भीड़ है तो हमने कहा अपार संख्या में जनमानस आया, और जैसे कोई नेता वेता की रैली है तो उसमें भी बहुत सारी विशाल संख्या में जनमानस जाता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये तो भैया समानार्थी है। ये अपार और विशाल कैसे हैं, अपार और विशाल हैं समानार्थी, समान है, समान है यानी पर्यायवाची हैं। और ख्याल और वास्तविकता को देखा जाए तो हम कहते हैं ख्याली पुलाव मत पकाओ, वास्तविकता में जियो। ख्याली पुलाव मतलब सपनों की जिंदगी, और वास्तविकता हमारी वास्तविक जिंदगी। तो हम कह सकते हैं ये भी एक दूसरे के क्या हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो भैया हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसने पूछा था समान संबंध नहीं है। अब देखो विपरीत का संबंध हमारे शब्द में था, तो यहाँ भी विपरीत संबंध, यहाँ भी विपरीत का संबंध, यहाँ भी विपरीत संबंध, कौन से विकल्प नहीं है विपरीत का संबंध, तो आप बोलोगे विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है, ठीक है। अच्छे से समझना है कुछ चीज़ों को आपको। अब 15 नंबर प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ये आपके सामने है, इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपके पास दे रखा है 81 729 और 9। देखो अगर नीचे की संख्या को देखेंगे तो आगे की जो संख्या है यहाँ पे 9 की पावर 2 है। क्या है, 9 की पावर 2। और ये वाली जो संख्या है, ये संख्या प्यारे दोस्तों 9 की पावर 3 है। करके देख लीजिए, 9 गुणा 9 होता है 81, कितना 81, और इसमें 9 का गुणा करोगे तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 729। देखो हो गया, 9 की पावर 3 यहाँ पे दे रखी है, और इस साइड में अगर लेफ्ट साइड देखा जाए तो 9 की पावर 2 है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे ये 8 है हमारे पास। ये क्या है, 8 का स्क्वायर यानी 8 की पावर 2, और ये क्या है, ये 8 का क्यूब होता है यानी 8 की पावर 3। तो नीचे वाली संख्या की एक तरफ पावर 2 है, एक तरफ पावर 3 है। कितनी है, एक तरफ पावर 2 है, एक तरफ पावर 3 है। तो अगर देखा जाए ये 7 है, 7 की पावर 2 तो हमें दे रखा है, कितना, 7 की पावर 2 दे रखा है। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है 7 की पावर 3। संख्या 7 की पावर 3 निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब है 3 बार 7 का गुणा। आपको पता है 2 बार में तो 49 होता है, तीसरी बार में हम करके देख लेंगे। 7 9 63 की 3, 7 चौके 28, 28 6 34 यानी 343। आप कह सकते हो 7 की पावर जो 3 होता है वो 343 होता है, और अगर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी तो वो आपकी 343 होगी।
अगर कोई संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी वो आपकी 343 होगी, और 343 ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही उत्तर है। क्या है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अब चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आने वाली आकृति, तो अगर आप गौर से देखें, एक बार आकृति सीधी है, दूसरी बार में उल्टी है, एक बार फिर सीधी है, फिर उल्टी है, तो अगली बार में सीधी आकृति आनी चाहिए, तो उल्टे वाले तो गलत हो गए। अब देखो यहाँ पे सीधी वाली आकृति में नीचे की ओर एरो था, सीधी वाली जो आकृतियां हैं उसमें नीचे की ओर एरो है, तो सीधे वाली जो आकृति होगी उसमें नीचे की ओर एरो आएगा, और आएगा कौन सी दिशा में? वो समान दिशा में, मतलब इस तरफ की दिशा में, आपके राइट साइड की दिशा में आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एरो राइट साइड की दिशा में होना चाहिए, तो लेफ्ट वाला गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको पता है पंचभुज के अंदर, पंचभुज के अंदर क्या है? पंचभुज के अंदर पहले तो त्रिभुज है, पहले तो भैया त्रिभुज है, दूसरी बार में क्या है? पंचभुज के अंदर चतुर्भुज है, तो अगली बार में जो पंचभुज बनेगा, अगली बार में जो पंचभुज बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें भैया पंचभुज ही होगा। अगली बार में जो पंचभुज बनेगा उसमें पंचभुज ही बनेगा, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज 3 आकृतियों वाला, चतुर्भुज 4 आकृतियों वाला, और अगली बार में पंचभुज 5 आकृतियों वाला। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये चतुर्भुज वाला गलत हो जाएगा, और पंचभुज वाला विकल्प नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विकल्प नंबर 3 इसका एकदम सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देखो मेरी बात को फिर से समझ लो। हम इसको देख रहे थे अल्टरनेट, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, हमने कहा पहली आकृति में त्रिभुज, ठीक है, दूसरी आकृति जो ऊपर की ओर है, जो ऊपर की ओर है चतुर्भुज, तो अगली जो आकृति आएगी त्रिभुज चतुर्भुज, तो अगली बार में क्या आएगा? आकृति के अंतर्गत पंचभुज ही आएगा, और वो आकृति किसकी है? वो आकृति भी पंचभुज की है, तो हम कह सकते हैं, और एरो इसका इस तरफ आ जाएगा। तो हमारा आकृति नंबर 3 एकदम सही दे रखा है, याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो उससे आप लोग वाकिफ रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।